जी अस्सलाम वालेकुम, जय भीम जय संविधान। मैं आपके सामने अमन रिजवी। अगर कोई है तो प्लीज़ आए, मुझे ज्वाइन करें। हेलो, हेलो। या रब ये मसावात का अंदाज़ है कैसा, या रब ये मसावात का अंदाज़ है कैसा, हिस्से में क्यों गरीब के बेचारगी रही। मैं अमन रिजवी एक बार फिर आपके सामने अपने फेसबुक अकाउंट पर, और 3 दिन में आपके सामने नहीं आ सकी, उसके लिए मैं थोड़ा माफ़ी चाहूँगी। थोड़ा तबीयत ख़राब थी, थोड़ा बिज़ी भी थी, रात को लेट लौट रही थी, तो मेरा लाइव का टाइम निकल रहा था, इसलिए मैं 3 दिन तक नहीं आ पाई। और कल मैं जो थी वो रबेल सरदाना साहब जो हैं, श्रद्धानंद प्रजापति जो हैं, नाम बड़ा उनका टफ़ है, मुझसे नहीं निकलता है। कल मैं उनके साथ थी, पूरा दिन मैं वहीं रही। प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए, उनके राखी बांधी, उनको अपना भाई बनाया, और एक उनकी मुहिम में जुड़ गई मैं, क्योंकि अभी मुझे उनके ख़यालात अच्छे लगे, उनके व्यूज़ अच्छे लगे, उनका मिशन अच्छा लगा, और बहुत अच्छा लगा कि वो मेरे बड़े भाई बन के मेरा साथ देंगे और हमारी मुहिम को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि वो भी भारत की बात करते हैं, मैं भी भारत की बात करती हूँ, वो भी संविधान की बात कर रहे हैं, और मैं भी लगातार 10 महीने से आपके सामने संविधान की बात कर रही हूँ। तो कल बहुत सारे इंटरव्यूज़ हो गए थे, वो मैंने इसीलिए शेयर कर दिए थे कि लाइव पर आऊँ या मेरी पोस्ट देखें, मेरे इंटरव्यू देखें, बात एक ही है। आज आना बनता था, तो इसलिए मैं आपके सामने आज फिर रूबरू हूँ, और एक बार फिर मैं आपका दिल से शुक्रगुजार करती हूँ। जितने भी लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, जितने भी लोग मेरे फेसबुक पर फ्रेंड हैं, भाई हैं मेरे, अपने हैं मेरे, और मुझे इतनी इज्जत देते हैं, मुझे इतना शेयर करते हैं मेरी वीडियोस को, और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी देते हैं। मैं ये नहीं कहती कि बुरे कमेंट्स नहीं आते, बहुत सारे बुरे कमेंट्स भी आते हैं, लेकिन वो इंसानों के नहीं होते, वो ज़ाफ़रानी आतंकवादियों के होते हैं। तो भाई के साथ मेरी यात्रा बड़ी लंबी है। इंशाल्लाह हम पूरा इंडिया विज़िट करेंगे और हर जगह जाकर लोगों को अवेयर करेंगे। हमारी यात्रा इंशाल्लाह पहले कश्मीर से शुरू होगी। हम लोग सबसे पहले कश्मीर जाएंगे, वहाँ से यात्रा शुरू करते 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 हम लास्ट कन्याकुमारी करेंगे। आप सबकी दुआएं चाहिए, आप सबका साथ चाहिए, और लड़ेंगे और जीतेंगे, मरेंगे नहीं, लड़ेंगे और जीतेंगे, क्योंकि संविधान बचाने निकले हैं। आओ हमारे साथ चलो। मैं यही कहती चली आ रही हूँ, मैं लगातार आपसे यही बात कह रही हूँ, बार बार आपसे यही बात कह रही हूँ। बहुत सारे लोग आते हैं, मुझे डिग्रेड करते हैं, घर बैठ क्या कर रही है, पर्दे का लिहाज कर, नमाज़ पढ़, तहज्जुद पढ़, इशराक पढ़। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगी कि आपको क्या मालूम कि मैं क्या पढ़ती हूँ, और आपको क्या मालूम मैं क्या नहीं पढ़ती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी मुसलमान हूँ। मैं अहमदीन नूरुद्दीन फजलुद्दीन वाली मुसलमान नहीं हूँ। मैंने पहले भी कहा है कि मैं अल्लाह का भी हक़ पूरा करती हूँ, बंदों का भी हक़ पूरा करती हूँ, यूट्यूबर्स का भी हक़ पूरा देती हूँ, मैं अपने बच्चों का भी हक़ पूरा करती हूँ। हर एक इंसान का जो मेरा मुझसे जुड़ा हुआ है और मेरे उस पर हुकूक़ हैं, मैं किसी का कोई हक़ नहीं मारती, और इंशाअल्लाह ना मारूंगी। शायद मैं सच्ची हूँ, हक़ के साथ हूँ, इसीलिए आप लोग मुझे सुनते हैं, इसीलिए शायद आप लोग मुझे पसंद करते हैं, इसीलिए आप मेरे लिए लड़ने को तैयार हो जाते हैं। बहुत अदना सी है अमन रिजवी, मेरा कोई ये नहीं कि मैं आपसे ही कहूँ मैं करोड़पति हूँ, मैं अरबपति हूँ, मैं अंबानी हूँ, मैं आपके साथ ये करूँगी, मैं आपके साथ वो करूँगी। नहीं, मैं जितनी हूँ बहुत ज़ीरो हूँ, लेकिन मैं डिजिट के बाद वाला ज़ीरो हूँ, और आप मेरी पावर हैं। आप जितने भी लोग हैं वो सारे मेरे भाई बहन हैं, मेरे बड़े हैं। बहुत इज़्ज़त करती हूँ मैं आप सबकी, और कभी मुझसे गलती हो जाया करे, कभी मैं नाराज़ गुस्से में कुछ उल्टा सीधा बोल दूँ, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर उसके लिए माफ़ी चाहूँगी कि इंसान हूँ, बंदा बशर हूँ, गलतियों का पुतला हूँ, तो गलतियाँ सबसे होती हैं। तो आज मैं फिर टॉपिक का आगाज़ करती हूँ। आज मैं बात करती हूँ बॉम्बे हाई कोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया है, उसने कहा है, मतलब उसने साफ करा है बॉम्बे हाई कोर्ट ने कि जमातियों को, मरकज़ निज़ामुद्दीन को मीडिया ने टारगेट करा है, उन्हें बलि का बकरा बनाया है, उन पर जुल्म करा है। और मैं आपको लगातार ये बताती चली आ रही हूँ कि मरकज़ निज़ामुद्दीन को सिर्फ टैग करा गया है, ज़बरदस्ती उनको फंसाया गया है। सारे पूरे भारत का जो दिमाग डाइवर्ट करने के लिए पूरा कोरोना वायरस का जो ठीकरा था वो मरकज़ पर फोड़ा गया,
और मैं लगातार मरकज़ की आवाज़ बनी रही, मैं लगातार मरकज़ पे अपडेट देती रही, मैं लगातार मरकज़ के लिए इंटरव्यूज़ देती रही। और आप शायद मुझे सुनते चले आए, आप मुझे डिफरेंट चैनल पे आपने मुझे देखा होगा। मैं शुरू से ही कहती चली आई कि कोरोना वायरस जब तक चाइनीज़ था इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। इवन यहाँ की गवर्नमेंट ने, यहाँ की मीडिया ने चा का नाम चू नहीं करा, क्योंकि वो चाइनीज़ वायरस था। और चाइना के साथ भारत का क्या तालमेल है, क्या किस तरह के रिश्ते जुड़ते हैं, इवन हमारे प्रधानमंत्री का क्या वहाँ से रिलेशन है, किस तरह वो झूले झुला रहे थे, किस तरह 70% चाइना का जो हमारे यहाँ उद्योग लगा हुआ है और हमारे अंबानी अदानी की जो वहाँ पर कंपनीज़ लगी हुई हैं, ये उनको नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते थे, इसलिए ये नहीं बता रहे थे कि कोरोना जो है चाइनीज़ है। तो इन्होंने एक तीर से दो शिकार करा, एक तो कोरोना की आड़ में फर्जीवाड़ा करा, फिर कोरोना की आड़ में इन्होंने देश के अंदर हिंदू मुस्लिम करवाने की एक कामयाब साजिश रची। और उसके लिए इन्होंने कोरोना वायरस को ज़बरदस्ती मरकज़ पे पकड़ के लेकर गए और उससे कहा कह तू मुसलमान है। ज़बरदस्ती उस वायरस को ये मरकज़ लेके जाते हैं और उसको इस्लाम कबूल करवा देते हैं। बस वहीं से शुरू होती है देश में नफ़रत की राजनीति। उसके बाद मुसलमानों को लगातार मारा गया, पीटा गया, मॉब लिंचिंग करी गई, मरकज़ पे जुल्म करा गया। और यही भोपू मीडिया, ये IT सेल का रखेल मीडिया जो ये चिल्लाता रहा मानो कोरोना वायरस के लिए सिर्फ ये मरकज़ ही जो था जिम्मेदार था। मैंने आपको पहले भी अपडेट दिए कि मरकज़ निज़ामुद्दीन जहाँ पर है वहाँ पर 30 फीट की दूरी पर थाना आता है, पुलिस चौकी आती है। और वहीं पर हमारा जो लेडीज़ प्रोटेस्ट था वो स्टार्ट था। और मैं मरकज़ निज़ामुद्दीन का जो लेडीज़ प्रोटेस्ट था, शायद मैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा जाकर मैंने वहाँ पर स्पीच दी। हज़ारों की तादाद में पुलिस कवर करके रखती थी उस प्रोटेस्ट को भी, निज़ामुद्दीन को भी। तो ऐसा कैसे हो गया कि वहाँ पर जमाती आ रहे थे और पता नहीं क्या क्या षड्यंत्र रचे इनके बकौल कि सारा इन्होंने जो ड्रामा करा। जबकि मौलाना साद ने कहा था खुद कि 1800 को हम बेच चुके हैं, जितने बचे हुए हैं उन्हें हम अपनी गाड़ी से भेजना चाहते हैं। लॉकडाउन आपने अचानक कर दिया। वो केजरीवाल को ख़त लिखा, यहाँ पे कमिश्नर को ख़त लिखा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि मोदी जी ने कहा था जो जहाँ है वो वहीं रुक जाए, और मरकज़ वाले भी वहीं रुक गए। उसके बाद मीडिया ने टारगेट करा, देखो ये जिहादी हैं या आतंकवादी हैं, ये फलाना है, ये धमाका है। बात यही नहीं थमी, केजरीवाल ने उन सबके पासपोर्ट जब्त कर लिए, जितने इंटरनेशनल जमाती आए हुए थे उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए गए, सबको ब्लैकलिस्टेड करके जेलों में डाल दिया गया। और मरकज़ निज़ामुद्दीन आज तक लॉक है, आज तक लॉक पड़ा हुआ है, वहाँ पर बैरिकेड लगाकर बिल्कुल बंद कर रखा है। तो ये सारा ड्रामा था, क्योंकि ऊपर भी एक सुप्रीम खुदा बैठा हुआ है जहाँ से हमें इंसाफ की पूरी उम्मीद है और 101% उम्मीद है। लोग कहते हैं अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं, लेकिन मैं उन लोगों से कहूँगी ना तो खुदा के घर में देर है ना खुदा के घर में अंधेर है, क्योंकि खुदा जो भी काम करता है हमारे लिए, जो भी सेलेक्ट करता है, वो एक पर्टिकुलर वक्त होता है, एक सही वक्त होता है। जब उसने वो चीज़ लिखी होती है वो जब ही देता है, देर अंधेर वहाँ पर नहीं होती। तो ये मीडिया के मुंह पे ज़बरदस्त जन्नाटेदार तमाचा है सुप्रीम कोर्ट का, बॉम्बे हाई कोर्ट का, और ये हमारी गवर्नमेंट पे भी जन्नाटेदार तमाचा है हाई कोर्ट बॉम्बे का। वो अलग बात है ये माने या ना माने, लेकिन हाई कोर्ट ने वाली बात बोल दी है कि बलि का बकरा बनाकर निज़ामुद्दीन को टैग करा गया, जमातियों को टैग करा गया। और बात यही नहीं है, अज्जू हिंदुस्तानी करके एक RSS का बहुत बड़ा दलाल था, बहुत बड़ा आतंकवादी था, उसने अपनी फेसबुक पोस्ट में साफ लिख रखा था कि जो भी एक जमाती को मारेगा, जो भी एक जमाती की मॉब लिंचिंग करेगा, जो भी एक जमाती का मर्डर करेगा, वो मुझसे 11,000 ले जाए, यानी अज्जू हिंदुस्तानी से 11,000 ले जाए। और खुदा ने उसको वो मार मारी कि उसकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। पहले इसी कोरोना में उसकी माँ मर गई, फिर इसी कोरोना में उसकी बहन मर गई, और फाइनली शिलान्यास पार्ट 2 राम मंदिर का जो चल रहा था उससे एक दिन पहले ये अज्जू हिंदुस्तानी भी जहन्नुम रसीद हो गया। तो इसको कहते हैं टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। तो मुसलमानों पे आप कितना जुल्म करेंगे, कितना ड्रामे करेंगे, मुसलमानों पे राजनीति करेंगे, गोबर पे राजनीति करेंगे, गाय पे राजनीति करेंगे, हमारे त्योहारों पे राजनीति करेंगे, तो कितना दबाएंगे आप हमें। हम ये नहीं कह रहे हम कुछ करें, हम कुछ नहीं करेंगे। हम अपना फैसला सुप्रीम खुदा पर छोड़ देते हैं, हम अपना फैसला उस ज़ात पर छोड़ देते हैं जिस पर हमारा ब्लाइंड फेथ है। हम उस पर छोड़ देते हैं कि वो हमारा फैसला करेगा। उसने हमारा फैसला करना शुरू कर दिया है, और ये स्ट्रीम मीडिया बेनकाब होना शुरू हो गया है। स्ट्रीम मीडिया के मुंह पे जन्नाटेदार तमाचा है। अगर बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये वाली बात कही कि सारा किया धरा, ये सारी नफरतों की राजनीति, ये सारा जितना भी रायता फैलाया स्ट्रीम मीडिया ने फैलाया,
अब सवाल ये बनता है, मैं आपसे भी कहूँगी, अब ये सवाल ये बनता है कि अब आप लोग एक कैंपेन चलाएं, क्या उन मीडिया पर कार्रवाई होगी, क्या उन मीडिया चैनलों पे कार्रवाई होगी, उन पर FIR लॉन्च होगी, क्या उनको बंद करा जाएगा? क्योंकि सारा मीडिया इस वक्त नफरतों को कारोबार चल रहा है। अब तो इतने ये लोग इतने नफरतों में इतने आगे आ गए हैं कि अब मीडिया मॉब लिंचिंग भी होनी शुरू हो गई है। उसका उदाहरण, उसकी मिसाल, उसकी एग्जाम्पल आपके सामने राजीव त्यागी जी हैं, जो जन्माष्टमी के दिन तिलक लगाकर जाते हैं और यही स्ट्रीम मीडिया पर उनकी मॉब लिंचिंग कर दी जाती है। किसके द्वारा करी जाती है ये भी आपको पता है, जिसका नाम संबित पात्रा है, लेकिन हरकतें उसकी बिल्कुल गॉड से पात्रा जैसी हैं। गॉड से पात्रा ने उनको इतना टारगेट करा, इतना टारगेट करा, इतना उनको जलील करा, कभी उनको जयचंद बोला, कभी उनके टीके पे सवाल उठाया कि उनको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम वहीं से शुरू हो गई। और जैसे ही वो शो छोड़कर जाते हैं तो आधा घंटे के अंदर उनके जो है हार्ट अटैक से उनका देहांत हो जाता है, इंतकाल हो जाता है, वो स्वर्गवास हो जाते हैं। और उनके आखिरी वर्ड क्या थे कि इन मीडिया वालों ने मेरी जान ले ली, इस चैनल वालों ने मेरी जान ले ली, संबित पात्रा ने मेरी जान ले ली। लेकिन कोई एक्शन नहीं। संबित पात्रा आज भी खुले हुए सांड की तरह ऐसे ही फिर रहा है और कुछ दिन बाद आप देखिए इसी तरह मॉब लिंचिंग करेंगे, क्योंकि अब इन चैनलों पे बैन लगना चाहिए। ये स्ट्रीम मीडिया दुनिया में हमारी बेइज्जतियां करवा रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया इनको सर्कुलेट कर रहा है कि देखो भारत के मीडिया का क्या हाल है, यहाँ पर खुल्लम खुल्ला कैसी नफरतें बांटी जाती हैं, यहाँ पर खुल्लम खुल्ला कैसे आपस में कैसे जंगली जानवरों की तरह, सांडों की तरह ये लड़ते हैं। आपने देखा होगा स्ट्रीम मीडिया की आप कोई भी डिबेट उठाकर देखिए, उसमें कितना गलत दिखाते हैं। ये जितने भी बीजेपी वाले आते हैं या RSS वाले आते हैं उनका वॉल्यूम तेज कर दिया जाता है, लेकिन दूसरे जो पैनलिस्ट आते हैं वो चाहे कोई भी हो, चाहे वो कांग्रेसी हो, चाहे वो मैं हो, चाहे वो आप हो, कोई भी आम आदमी हो, बल्कि सभ्य नागरिक हो, उसकी वॉल्यूम ये कम कर देते, उसको बोलने नहीं देते। बीजेपी वाला चढ़ा रहता है और अगर वो बोलने की कोशिश करें तो यही गोदी मीडिया आपको कह देता जाओ गेट आउट गेट आउट गेट आउट, मतलब ये उनको बाहर निकाल देता है। तो अब आपको एक कैंपेन चलाना होगा इस मीडिया के लिए भी कि इन पर कार्रवाई हो, इन पर FIR हो। ये बिल्कुल बेलगाम सांड हो गए हैं और लगातार ये कत्ल कर रहे हैं, बिल्कुल कत्ल खाना बन चुके हैं। इन्होंने बिल्कुल हद कर रखी है, पूरी कुश्ती कबड्डी यहाँ पर खेली जाती है। तो मरकज़ के बारे में ये बेनकाब हो चुके हैं, मरकज़ के बारे में ये नंगे हो चुके हैं। और आप ये सब आपकी सबकी बहुत बड़ी कामयाबी है, हमारे भारत की कामयाबी है। अब मैं आ जाती हूँ मेरठ की तरफ। मेरठ से बिल्कुल आज एक लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है कि मेरठ में NCERT का आपने नाम सुना होगा। ये गवर्नमेंट की बुक्स होती हैं जो पहली से लेकर 12 तक लगाई जाती हैं और सरकारी स्कूलों में भी पढ़ाई जाती है, मोस्टली पब्लिक स्कूल भी इनको लगा लेते हैं। तो बीजेपी का एक बहुत बड़ा नेता, बीजेपी का नोट करिए कि बीजेपी का एक बहुत बड़ा नेता, उसकी एक प्रिंटिंग प्रेस पकड़ी गई है मेरठ के अंदर, जहां पर ये फर्जीवाड़ा कर रहा था, नकली किताबें छाप रहा था। 35 करोड़ की किताबें जब्त करी गई हैं, 35 करोड़ की किताबें। और कमाल की बात ये, जहां इसका प्रिंटिंग प्रेस था नाक के नीचे चौकी थी, पुलिस स्टेशन था। तो क्या ये पुलिस की साठ गांठ से चल रहा था? सवाल बनता है जो आपको पूछना चाहिए, क्योंकि आप जनता है, ये भारत आपका है। और यही नहीं, कल वहां पर प्रिंटिंग प्रेस पकड़ी गई। आज इसी नेता का गजरोला में दूसरा एक गोडाउन पकड़ा गया, जहां पर हैवी अमाउंट में ये किताबें स्टोर करके रख रखी थी। यानी गवर्नमेंट की किताबों को भी फर्जी छापा जा रहा है। अपनी मर्जी से इन्होंने सिलेबस सेट कर लिया होगा, सारा उसमें हिंदुत्व घुसा दिया होगा, सारा इन पे ड्रामा चल रहा होगा, लेकिन इन पे एक्शन, इनकी तो न्यूज़ भी नहीं चलती। कहीं स्ट्रीम मीडिया पे आपने अभी तक ये न्यूज़ नहीं देखी होगी जो मैं आपको बता रही हूँ। बिल्कुल करंटली न्यूज़ है ये कि NCERT के साथ फर्जीवाड़ा किया गया है। नकली किताबें 35 करोड़ की इस बीजेपी के किसी नेता ने छापनी शुरू कर रखी थी और पता नहीं कब से छाप रहा होगा। तीसरी बात मैं फिर आपको एक मुबारकबाद देना चाहूँगी। भाई मुबारक हो जो लोग मायूस हो गए थे, जो लोग डिप्रेशन में चले गए थे, हाय टिकटॉक बैन हो गया, उनके लिए खुशखबरी है कि हमारा अंबानी, हमारा जियो, उसने टिकटॉक ले लिया है। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि टिकटॉक बैन नहीं हो सकता, इंतज़ार करिए आप, 1.5-2 महीने बाद ये फिर वापस आएगा। चॉकलेट वही है, रैपर बदल जाएगा, और वो हुआ और ये टिकटॉक वापस आ रहा है। अब इसको अंबानी जो हैं हमारे, वो इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि ये तो आपको पता है कि भारत में सारा का सारा ये अंबानी अदानी के हाथ में ये पूरा भगवा आतंकवादी कंपनीज़ हैं, तो ये इसको प्रमोट करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा कारोबार इससे चल रहा था। चाइना का भी
और तो इसको कैसे बंद होने देते, ये आपको बेवकूफ़ बनाया गया था। और मैंने जैसे आपको कहा था, कुछ गोबर भक्त बावले जितने ज़ाफ़रानी गुंडे बड़े खुश हैं। इवन मैं नेहरू प्लेस पे मोबाइल ख़रीदने गई थी 3-4 दिन पहले, तो मैं एक दुकान पे जाकर मैंने बोला कि भाई आपके पास मोबाइल है, विजय माल्या सेल, मैं नाम भी मेंशन करूंगी, विजय माल्या सेल। तो वहाँ पर वो बंदा क्या बोलता है, नहीं भाई हमारे मोदी जी ने चाइना को मज़े चखा दिए, नाराज़ हैं चाइना से वो, इसलिए मोबाइल नहीं आ रहे हैं। और मैं जिस मोबाइल से इस वक्त चैट कर रही हूँ, ये मोबाइल मैंने 2 दिन पहले बिल्कुल नया ख़रीदा है और चाइना से ही आया है ये। तो ये कौन सी वाली ऐप बैन करी, आपको कहाँ बेवकूफ़ बनाया, कौन से भक्तों के तुमने दोबारा गोबर भरा के सारे भक्त बावले हो गए। तो कोई चाइना की ऐप बैन नहीं करी। अगर बैन होती तो पेटीएम बैन होता, अगर बैन होता तो भारत में चाइनीज़ कंपनीज़ लगी हुई हैं, जिनमें जितनी भी भारत में कंपनीज़ हैं उसमें 70% चाइना का योगदान है, उनका शेयर है। लेकिन आपको ये वाली बात कोई नहीं बताएगा। इस यही वजह है कि ये चा का नाम छू नहीं करते, चाइना पे कोई तबसरा नहीं करते। जब जब आप चाइना पे सवाल करेंगे, ये भारत के अंदर आपको कोई ऐसा मुद्दा दे देंगे कि आप आपस में लड़ मरेंगे। ये चाइना की कौन बात करता है बताइए। अब आप चाइना का कोई न्यूज़ चल रही, चाइना की कोई बात चल रही, कुछ नहीं चल रही। लेकिन चाइना लगातार हमारे अंदर घुसा जा रहा है, घुसे जा रहा है, घुसे जा रहा है। लेकिन आपको ना तो कोई मीडिया दिखाएगा, ना कहीं पे कोई कवर चल रहा होगा, क्योंकि आपको भारत के अंदर इतना उलझा दिया गया यहाँ की पॉलिटिक्स में, यहाँ के दंगों में, यहाँ के गोबर गायें मॉब लिंचिंग में, कि आप इन्हीं में लगे पड़े हुए हैं। आपको अब नहीं मालूम कि सरहदों पर क्या हो रहा है। ये एक स्ट्रैटेजी प्लान है। कभी आपको आमिर खान पे लगा दिया जाता है। आमिर खान क्या, आमिर खान बेशक आमिर खान सेलिब्रिटी हैं, बेशक आमिर खान ने कहा होगा, उनकी वाइफ ने कहा होगा कि हाँ मुझे भारत में ख़तरा है, हम यहाँ पे सेफ नहीं हैं। हालांकि उन्होंने किस तरह कहा, मैं खुद हैरान हूँ, क्योंकि आमिर खान एक सेलिब्रिटी हैं, अरबों खरबों के मालिक हैं। वो तो कभी भी भारत छोड़ के जा सकते हैं, जैसे कि आलिया भट्ट चली गई, जैसे सानिया मिर्ज़ा चली गई, जैसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो इंडिया से जा चुके। तो इन लोगों को भारत से कोई ख़तरा नहीं। हाँ, टारगेट ये होते हैं क्योंकि इनका नाम मुस्लिम नेम है, बेशक ये मुसलमान हो या ना हो, लेकिन ये मुस्लिम नेम है। किसी बंदे ने मुझसे कहा कि आप गलत कर रही हैं, आमिर खान पक्का वाला मुसलमान है। आपने उसको गलत कहा कि वो मुस्लिम नेम है। नहीं, आप गलत हैं। जिसको ये गलत फहमी है कि वो पक्के वाले मुसलमान हैं, तो अपने दिमाग पे जो आपके परत आ गई है ये हिंदू मुस्लिम की, इसको हटाएं। आमिर खान कोई मुसलमान नहीं है। हाँ, वो अपनी माँ के साथ हज पर गए थे, क्योंकि हज जो है वो किसी महरम के साथ होता है, या तो बेटा जाए या शौहर जाए। तो शौहर जा नहीं सकते थे, तो वो अपने बेटे के साथ गए थे, जो आमिर खान थे। और आमिर खान ने माफ़ कीजिए हज के अराकीन पूरे नहीं अदा करे थे, ना उन्होंने बाल कटवाए थे, कुछ नहीं करा था। अपनी मम्मी को हज करवाया था, बहुत अच्छा करा था। और आमिर खान की दोनों वाइफ जो है उन्हें मुसलमान नहीं करा। मुसलमान धर्म में अगर आप शादी करते हैं किसी नॉन मुस्लिम से, तो उसको इस्लाम कबूल करवाना होता है, उन्होंने नहीं करा था। दोनों वाइफ उनकी ब्राह्मण है। इवन उनकी जो दूसरी वाइफ हैं किरण रॉय, उन्होंने जो बेबी डिलीवर करा है वो सरोगेसी से करा है। और सरोगेसी जो प्रोसेस है वो हमारे यहाँ इस्लाम में हराम है, यानी किराए की कोख में बच्चा पैदा करना। तो आप गलत फहमियाँ दूर कर लें। आमिर खान बेशक बहुत अच्छे इंसान हैं, पर्सनली बहुत अच्छे इंसान हैं, वैसे बड़ी मदद करते हैं। बल्कि मोदी को PM केयर फंड में करोड़ों उन्होंने भरा था। उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन भी चल रही जिसका नाम है जल। बहुत सारे बच्चे उन्होंने अडॉप्ट भी कर रखे हैं और पानी को सेव करने की मुहिम भी चला रहे हैं, करोड़ों का पानी भी सेव करते हैं। मैंने कहा ना, वैसे एक अच्छे इंसान होंगे, लेकिन उनको ये कह के टैग करना कि वो मुसलमान है, ये ज़्यादती है हम भारतीयों पे। वो पूरी दुनिया के स्टार हैं, वो मुसलमान नहीं है, क्योंकि एक्टर का कोई मज़हब नहीं होता, एक्टर का मज़हब ही एक्टिंग होती है। तो ये आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान, ये मुसलमान नहीं है, सिर्फ बाई नेम मुसलमान है। आप टोपी लगा के ये कहते हैं, वो तो एक्टिंग करते हैं, कभी वो हिंदू बन जाते हैं, कभी वो मुसलमान बन जाते हैं। और आमिर खान के घर में देखिए उनकी सारी भाभियाँ हिंदू हैं, सारी ब्राह्मणियाँ हैं। मुझे इस बात पे कोई इशू नहीं है, लेकिन मुझे इस बात पे इशू है कि आप उनको ये टैग करें कि वो मुसलमान हैं और ऐमन रिजवी उनकी सपोर्ट में उतरी है। मैं सपोर्ट में नहीं उतरी। अगर आप मेरी वीडियो जाकर देखें लोकतंत्र पे, मैंने 24 मार्च में एक इंटरव्यू दिया था जिसमें मैंने बोला था कि कहाँ है आमिर खान, कहाँ है सलमान खान, कहाँ है शाहरुख खान, जिनको दर्द आ रहा है, हाय कोरोना, हम चाइना वासियों तुम्हारे साथ हैं। आमिर खान ने एक वीडियो बनाकर डाली थी जिसमें कहा था चाइना वासियों हम तुम्हारे साथ हैं। तो मैंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि चाइना का तुम्हें दर्द आ रहा था, तुम्हें दिल्ली दंगों का दर्द नहीं आया था। तुम्हें जितने लॉकडाउन में मरे थे, चल चल के मजदूर मरे थे, गरीब मरे थे, दलित मरे थे, उनका तुम्हें दर्द नहीं आ रहा था। तुम्हें 7 समुंदर पार चाइना का दर्द आ रहा था। तो मैंने उनको उल्टा टारगेट करा था। मैं गलत को गलत कहती हूँ, सही को सही कहती हूँ। हाँ, अब आप गलत हैं अगर आप लोग उनको, आमिर खान को टैग कर रहे हैं कि वो क्यों गए थे टर्की की फर्स्ट लेडी से मिलना, आइमना उर्तुगुल से।
तो ये गलत है। वो एक फिल्म स्टार हैं, अगर शूटिंग चल रही थी वो कहीं भी जा सकते हैं, किसी से भी मिल सकते हैं, क्योंकि ये वही आमिर खान है जिनकी मूवी चाइना में चली थी, 750 करोड़ उसने कमाई करी थी, और भारत के इतिहास की पहली मूवी थी दंगल, जिसमें एक डायलॉग मुझे आज भी याद है, हालांकि मूवी मैं इतनी नहीं देखती ही नहीं हूँ, कि हमारी छोरियाँ क्या छोरों से कम हैं। वो कबड्डी कंपटीशन पे बनाई गई थी और चाइना में उसने रिकॉर्ड तोड़ इनकम करी थी, इवन भारत में भी नहीं करी थी। तो और ये सारा टैक्स कहाँ गया था? ये सारा टैक्स गवर्नमेंट की जेब में गया था, आमिर खान की जेब में नहीं गया था। तो ये मुसलमानों को टैग करना कि सिर्फ इसलिए कि जी उनका नाम आमिर खान है, उनका नाम सलमान खान है, उनका नाम शाहरुख खान है, ये बंद करें। ये आपके साथ ड्रामेबाजी करी जा रही है। भारत में पहले आपको बांटा जा रहा है कि तू हिंदू है, तू मुसलमान है, तू सरदार है, तू ईसाई है, ताकि आप इन्हीं चक्करों में लगे रहें और आप भूल जाएं कि संविधान क्या है, आप भूल जाएं कि भारत क्या है, आप भूल जाएं कि 30 त्यौहार क्या है, आप भूल जाएं कि जॉब कहाँ गई, आप सवाल न करें कि GDPA कहाँ गई, आप सवाल न करें जो इतने मर रहे हैं आतंकवादी के नाम पे, कभी कश्मीर में मार रहे हैं, कभी आप यूपी में ब्राह्मणों को मार रहे हैं, कभी यूपी में आप यादवों को मार रहे हैं, आप सवाल न करें। ये सारी एक स्ट्रैटेजी प्लान होती है जो आपको भटकाया जाता है, आपको हिंदू मुस्लिम बना दिया जाता है और आपकी कमियां होती हैं कि आप बन जाते हैं। और मैं शुरू से आपको अवेयर करती चली आ रही हूँ कि मैं ऐमन रिजवी, मुझे कहने में ज़रा सा अफसोस नहीं होता कि हाँ मैं ऐमन कुमार हूँ, मैं ऐमन बौद्ध हूँ, मैं ऐमन चौधरी हूँ, मैं ऐमन सिंह हूँ। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि नाम में क्या रखा है, काम में रखा है, कर्म में रखा हुआ है। मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि मैं भारतीय हूँ, मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि मैं इंडियन हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ। उसके अलावा मेरे लिए कोई बात वैल्यूएबल नहीं करती। पहले मैं भारतीय हूँ, फिर मैं मुसलमान हूँ, मैं यहाँ पर मुसलमान हूँ, मेरी पहचान भारतीय है। मैं कहीं भी जाऊँगी पहले मैं पासपोर्ट शो करूँगी कि हाँ ये भारतीय है, बाद में लोग देखेंगे खोलकर कि इसका मज़हब क्या है। पहले पासपोर्ट से आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये भारत का पासपोर्ट लेकर फिर रही है। तो आपको ये वाली बात समझना होगा, आपको एकजुट होना पड़ेगा और आपको ये मुहिम चलानी पड़ेगी कि हम सब भारतीय हैं, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक हैं, हम सब भारत का अटूट अंग हैं। इसीलिए भारत गंगा जमनी तहजीब कहलाती है। तो इन मुद्दों पे मैं हमेशा आपसे बात करती हूँ और इन मुद्दों पे मैं हमेशा आपके साथ बनी रहती हूँ और मेरे यही मुद्दे हैं। बेशक मुझे बहुत गालियाँ पड़ती हैं, मुझे बहुत जलील होना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपके साथ लगी रहती हूँ। आज एक और मैं आपको बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ देने वाली हूँ जो शायद अभी आपने सोशल मीडिया पे या अभी आपने स्ट्रीम मीडिया पर नहीं देखी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक लिस्ट जारी करी है, सुप्रीम कोर्ट ने एक लिस्ट जारी करी है 6 जजों की। उसमें जो लिस्ट जारी करी है उसमें जो एक परफॉर्मा दिया गया है, एक जो पूरा का पूरा क्या कहेंगे हम सर्टिफिकेट दिया गया है। अगर आपको याद हो अशोक की लाट हमारे उस पर होती है हर एफिडेविट पर, तो उस पर जो उस पर लिखा अशोक की लाट के नीचे लिखा होता है सत्यमय विजयते लिखा हुआ होता है, आप सबने खूब अच्छे से पढ़ा होगा। अब लॉकडाउन की आड़ में वो बदल दिया गया है, उस पर लिखा हुआ है यतो धर्मस्ततो जय, यतो धर्मस्ततो जय। तो ये कौन सा वाला बदलाव है, ये कौन सी वाली राजनीति है, ये करा क्या जा रहा है? सवाल बनता है जो आपको करना चाहिए कि सत्यमय विजयते क्यों हटाया गया और ये क्यों कहा गया कि धर्मोस्तु जय, यानी कि धर्म जो है बस उसी की जय हो। तो ये एक हिंदू राष्ट्र बनाने की या हिंदू मुस्लिम करने की एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो चला जा चुका है लॉकडाउन की आड़ में। और ये मैं नहीं कह रही, आप जाके ढूंढिए, ये वाली बात आपको निकल कर आ जाएगी। अभी सोशल मीडिया पर या उस पर न्यूज़ में नहीं आया, लेकिन ये वाली बात फैक्ट है कि वो वाला सत्यमय विजयते जो है वो ख़त्म करके दूसरा लगा दिया गया है। तो ये हमारी आज़ादी पर हमला है, ये हमारे संविधान पर हमला है, ये हम लोगों पर हमला है, ये हम सब पर हमला है, ये भारत पर हमला है। और हमला करने वाले कौन है ये आपको डिसाइड करना होगा, ये आपको सोचना होगा। अब हम यूपी में आ जाते हैं, मैं यूपी की तरफ आपको लिए चलती हूँ कि यूपी में क्या चल रहा है। यूपी में देखिए इस वक्त जिस हिंदू राष्ट्र की बात करते थे, जिस हिंदू राष्ट्र की ये बात कर रहे थे कि हम हिंदू राष्ट्र देंगे, हम ये देंगे, जिन ब्राह्मणों को साथ लेने की ये बात कर रहे थे, आज यूपी में ही उन ब्राह्मणों को बेदर्दी से मारा जा रहा है। अब तक 550 ब्राह्मणों की मॉब लिंचिंग हो चुकी है योगी सरकार के द्वारा, और अब लगातार यादवों को भी मारा जा रहा है। तो ये जो यूपी के प्रधानमंत्री हैं योगी साहब, इनके राज्य में मुसलमान तो खैर गाजर मूली की तरह ये काट ही रहे थे, दलितों की तो खैर औकात ज़ीरो है, कुत्ते से भी बदतर है दलितों की औकात। और ये दलित मुझसे अच्छी तरह जानते हैं कि उनकी औकात क्या है, उनकी बेटियों की औकात क्या है, उनकी प्रॉपर्टी की औकात क्या है। अब ब्राह्मणों पे भी हमला है, अब यादवों पे भी हमला है। अमित यादव
अमित यादव वाराणसी के हैं। वाराणसी कहाँ, कोई वाराणसी कोई किसी पहचान की मोहताज नहीं। वहाँ से हमारे नरेंद्र मोदी जीत कर आए थे वाराणसी से। उन्हीं के संसदीय क्षेत्र की बात है कि आज एक अनिल यादव को उनकी ही बीवी के सामने गोलियों से भूनकर कत्ल कर दिया। और कत्ल करने वाले कौन थे? बीजेपी के नेता। यानी इतनी दादागिरी चल रही है कि यूपी में ना ब्राह्मण सेफ है, ना दलित सेफ है, ना यादव सेफ है, और मुसलमान तो कभी वहाँ सेफ है ही नहीं। हमेशा मुसलमानों को तो गाजर मूली की तरह काटा गया। तो मैं आपसे कहती हूँ, जो खुशफहमी का शिकार हैं, जितने भी 90% ओबीसी अपने आप को हिंदू समझते हैं, तो ज़रा आप अपने दिमागों के ढक्कन खोलिए कि आपके साथ क्या होने जा रहा है। मैं बार बार लगातार आपसे यही कह रही हूँ कि आपके हाथों में तीर, त्रिशूल, तलवार पकड़ा दिया गया और हिंदुत्व का झंडा दे दिया गया कि जाओ मुसलमानों को मारो, जाओ दलितों को काटो। और इनके बच्चे सारे के सारे बाहर पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये पूरा भारत बर्बाद हो चुका है। ये सिर्फ इसलिए करा गया ताकि आप जीडीपी का सवाल ना करें, ताकि आप रोज़गार का सवाल ना करें, ताकि आप एजुकेशन का सवाल ना करें, ताकि आप कंपनियों का सवाल ना करें। आपको इन्हीं मुद्दों पे उलझा दिया गया और आप मजहबी बन के उतर पड़े, तलवारें लेके उतर पड़े और मुसलमानों को और दलितों को काट रहे हैं। तो आप अपने अकल के ढक्कन खोलिए। आप शूद्र हैं, शूद्र थे, शूद्र रहेंगे। मज़हब का परचम बेशक आपने पकड़ लिया होगा, तो आप अपने बच्चों को 16-16 साल के बच्चों को, जिनका आप फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं, उनको आप हिंदुत्व का नारा दिलवा रहे हैं। तो आप ये क्यों नहीं सिखाते अपने बच्चों को, नहीं हम हिंदू नहीं हैं, हम भारतीय हैं। पहले हम भारतीय हैं, उसके बाद हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित, आदिवासी हैं। तो आपको ये सब सिखाना होगा, आपके अपने बच्चों को अवेयर करना होगा, क्योंकि इस वक्त हम पूरे बर्बाद हो चुके। हमारे पास कुछ नहीं बचा। पड़ोसी देश, हमारे जितने भी थे पड़ोसी देश, हमारे जब से चौकीदार साहब आए, इन्होंने दुश्मन कर लिया। अगर आपको याद हो, चाइना हमारा दोस्त था, नेपाल तो हमारा पक्का वाला दोस्त था, और रशिया से हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। भूटान हमारा दोस्त था, बांग्लादेश हमारा दोस्त था, लंका हमारा दोस्त था। और आज की डेट में ये सारे हमारे पक्के वाले दुश्मन हो गए हैं और सारे चाइना सपोर्टर हो गए हैं। इवन नेपाल ने जो नक्शा पास करा है, उसमें उसने हमारे इतने सारे इलाकों को शामिल कर लिया है। और मोतिहार, बिहार, आए दिन नेपाल आज भी बिहार में हमला करता है और कितने किसानों को मार देता है। लेकिन स्ट्रीम मीडिया आपको कोई न्यूज़ नहीं दिखाता। स्ट्रीम मीडिया आपको गाय गोबर पे उलझा के रखे हुए है, आमिर खान पे उलझा के रखे हुए है, मरकज़ पे उलझा के रखे हुए है, कोरोना पे उलझा के रखे हुए है, क्योंकि उसको पता है कि उनका जो काम चलता है वो नफरत से चलता है। और वो बड़े आराम से, बहुत अच्छे तरीके से 1001% उसको इंजाम दे रहे हैं, जिसके लिए उनको बिठाया गया है। तो आपको समझना होगा, आपको अवेयर होना पड़ेगा, आपको दिमाग के ढक्कन खोलने पड़ेंगे कि ये आपका भारत किस दिशा में जा रहा है और आपको किस दिशा में जाना चाहिए। आपको मज़हब से ऊपर उठकर सोचना होगा कि ये भारत हमारा है। ये अशफाकुल्लाह का ख्वाब था, ये जहाँ पर कितने भगत सिंह कुर्बान हुए थे। एक भगत सिंह नहीं मरे थे, एक भगत सिंह का नाम लिखा गया। लाखों भगत सिंह, लाखों सरदारों ने भी कुर्बानियाँ दी थी, लाखों अशफाकुल्लाह कटे थे। भीमराव अंबेडकर ने संविधान दिया था, किस किस तरह दिया था, किस तरह पढ़े थे, कहाँ जाके पढ़े थे। आपको भारत में जीने का सलीका, आपको भारत में रहने का सलीका, आपको भारत में मूव करने का सलीका, आपको भारत में इक्वालिटी का सलीका, मज़हब की आज़ादी का सलीका, सारा संविधान आपको किसने दिया था? भीमराव अंबेडकर ने। और भीमराव अंबेडकर कौन थे? वो दलित समाज से थे। यही वजह है कि सबसे ज़्यादा टारगेट जो है दलितों को कर रहे हैं और हमारे संविधान को कर रहे हैं, ताकि हमारे संविधान को फाड़ा जा सके और चेंज करा जा सके। क्योंकि ये जितने भी ये उच्च कोटि के बनते हैं आरएसएस वाले, मैं यहाँ ब्राह्मणों को नहीं कहूँगी, उच्च कोटि के जितने आरएसएस वाले बनते हैं, ये भीमराव अंबेडकर को ना मानने को तैयार हैं, ना उनके संविधान को मानने को तैयार हैं। यही वजह आज भी ये अपना भगवा झंडा फहराते हैं। भारतीय ध्वज नहीं फैलाते, कहीं नहीं फहराते भारतीय ध्वज, सारा इनका ऑरेंज झंडा फहराया जाता है। चाहे वो सब्जी वालों पे लगाएं, चाहे अपने मंदिरों पे लगाएं, चाहे अपने कार्यालयों पे लगाएं, या तो बीजेपी का झंडा लगाएंगे या फिर ये आरएसएस का भगवा झंडा लगाएंगे। तो सवाल बनता है और सवाल आपको पूछना चाहिए कि ये कब तक चलता रहेगा और आप कब तक जुल्म सहते रहेंगे। अभी आप सुने जा रहे हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच हल्के हल्के आपसे छीनी जा रही है। मैं आपको कितने दिन से बता रही हूँ कि फेसबुक पर कैप्चरिंग हो चुकी है आरएसएस की काफ़ी सारी। जब से अंबानी ग्रुप ने इसकी परसेंटेज खरीदी है, तब से ये फेसबुक पे आप देखिए नफरतों का कारोबार हो रहा है। इनकी सबकी पोस्ट चल रही है, इतनी भगवानों की डीपीए लगा के गालियां दे रहे हैं, उल्टी सीधे मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। सिर्फ मुसलमानों के ही खिलाफ जहर उगल रहे हैं, और तो इनको कोई इजी टारगेट मिलता नहीं है। और यही वजह है, अगर आप देखें वो अंकित दास करके आरएसएस की जो फेसबुक की अमेरिका में, उन्होंने क्या कहा है कि नहीं, फेसबुक से इनकी कोई पोस्ट डिलीट नहीं होगी, अगर आप डिलीट करेंगे तो भारत से फेसबुक का कारोबार ठप हो जाएगा या कम हो जाएगा।
यानी इनका कहने का मतलब है कि तुम जितना हमारे बंदे जितना नफरतें फैला रहे हैं करते रहें, कराते रहें। और मैंने आपको भारत न्यूज़ 91 का भी बताया था कि उनका फेसबुक पेज है, 80,000 के करीब उनके फॉलोवर हैं। उनके पेज की परसेंटेज ज़ीरो करवा दिए, ज़ीरो, वहाँ ज़ीरो हो गई। ये नहीं कि वहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर की वीडियो चलती हैं। 2,500 लोग उनको लाइव देखा करते थे और कल उनका लाइव मात्र 14 लोग देख रहे थे, 14। तो यानी उनके पेज पर हमला। मैं ऐमन रिजवी, मेरा पेज बिल्कुल येलो कर दिया है, ऑरेंज कर दिया है, बिल्कुल उसकी परफॉर्मेंस ज़ीरो कर दी है। मैं वहाँ से लाइव नहीं कर सकती हूँ। तो ये आज़ादी पर हमला है और ये सारा आरएसएस की एक चाल है जो ये कर रहे हैं। आपको इसके लिए भी आवाज़ उठानी पड़ेगी। और मैं कितने दिन से आपको ये भी बोल रही हूँ कि आप डिमांड करें, अगर हम फेसबुक पे अपनी आईडी बनाते हैं, अगर हम यूट्यूब पे अपनी आईडी बनाते हैं, तो हमें वहाँ पर अपना आई कार्ड शो करना चाहिए और मांगना चाहिए उन्हें हमारा आई कार्ड। या तो आधार कार्ड मांगे या आई कार्ड मांगे। जब मोदी जी हर बात पर आधार कार्ड मांगते हैं, वॉशिंग मशीन खरीदने जाओ आधार कार्ड, खून खरीदने जाओ आधार कार्ड, घर का कोई भी सामान खरीदने जाओ आधार कार्ड, मैरिज हॉल बुक कराओ आधार कार्ड, ट्रेन में सफ़र करो आधार कार्ड, बस में सफ़र करो आधार कार्ड, तो फिर क्यों नहीं आधार कार्ड मस्ट होता इन सोशल साइट पे अकाउंट बनाने के लिए जो सबसे सेफ है। और कहें कि एक आधार कार्ड पे, ये एक आईडी कार्ड पर, वोटर आईडी पे सिर्फ 5 अकाउंट बनने चाहिए। आधार कार्ड को आप मेंशन करें, क्यों नहीं कर रहे हैं? जब आप आधार कार्ड में आपने हमारे आंखों के प्रिंट, नाक का प्रिंट, कान का प्रिंट, 10 उंगली के प्रिंट करके 21 प्रिंट ले लिए और वहां पर कोई बंदा धांधली नहीं कर सकता है, तो क्या वजह है कि वो आप आधार कार्ड को फेसबुक पे मान्यता नहीं देने को तैयार, यूट्यूबर पे मान्यता देने को तैयार नहीं है? तो आपको देना चाहिए, क्योंकि आपको पता है अगर आप, हमारी सरकार ये करती है तो सबसे ज़्यादा यही लोग बाहर होंगे, क्योंकि सारे फर्जी अकाउंट इनके हैं, सारे फर्जीवाड़ा इनका है। ट्विटर पर इनका है, इंस्टा पे इनका है, फेसबुक पर इनका, सारा ये आरएसएस वालों का फर्जीवाड़ा चल रहा है। ये मुसलमान नाम से पेज बना रखे, इवन कुरान के नाम से कितने आरएसएस वालों ने पेज बना रखे हैं, जहां ये आपको भड़काते हैं, आपको भड़काते हैं इस्लाम के लिए कि देखो इस्लाम कैसा होता है। और कुछ जाहिल मुसलमान कहिए या कहिए कोई थोड़े कट्टर मुसलमान वहाँ जुड़ के ट्रैप होने शुरू हो जाते हैं। कितने इस्लामिक पेज चला रखे जो ज़्यादातर सारे आरएसएस वाले चला रहे हैं। कितनी आईडीज़ मुसलमान के नाम से फर्जी बनी हुई है। तो आपको क्या पता चलता है? हमें क्या आईडी से पता चल रहा है? अगर आधार कार्ड मेंशन होता, अगर वोटर आईडी मेंशन होती तो हमें फ़ौरन पता चल जाता और हम कंप्लेन करते तो वो फ़ौरन बैन हो जाता। ऐसा रूल होना चाहिए। आपको इसके लिए भी कंपेन चलाना चाहिए, क्योंकि अगर हम भारत में सफाई की बात कर रहे हैं कि हमें सब भारत से करप्शन भी साफ़ करना है, इन चड्डीधारियों को भी साफ़ करना है, हमें नफरतों को भी साफ़ करना है, तो हमें हर तरफ से सफाई करनी चाहिए और हर तरह का मिशन चलाना चाहिए। जैसे आपने देखा सुशांत सिंह राजपूत को महाराष्ट्र में खुदकुशी करके मरे या कत्ल करा गया, वो समझ में नहीं आता। नेपोटिज्म कभी आ रहा है कि उनको नेपोटिज्म के चलते उनको कत्ल करा गया, उनकी फिल्में नहीं दी जा रही थी और वो सुसाइड नहीं कर सकते। और हमारा जो स्ट्रीम मीडिया है, मैं तो कहती पागल मीडिया है ये, IT सेल का रखेल मीडिया, इन्होंने तो यहाँ तक दिखा दिया कि सुशांत सिंह राजपूत के पास हरा कपड़ा मिला, यानी हरा कपड़ा मीन्स मुसलमान। और इन जाहिलों को ये नहीं पता कि जिस क्रोमा में आप आके न्यूज़ देते हैं वो ग्रीन होता है, उसको बाद में आप कलरफुल नीला, पीला, हरा, लाल, गुलाबी करते हैं। आप जब वीडियो बनाते हैं आप ग्रीन क्रोमा में बनाते हैं, तो यानी आप खुद इस्लामिक उसमें बैठकर बनाते हैं। सारे पेड़ मुसलमान हो गए, यानी सारे हरे होते हैं तो मुसलमान हो गए, सारी सब्जियाँ मुसलमान हैं जितने, ये सारी 90% सब्जियाँ ग्रीन होती हैं। इवन आपका गाय का गोबर भी ग्रीन होता है ना। तो ये ग्रीन करके जिन्होंने नफरतें बांटी थी सुशांत सिंह पे कि भाई हरा कपड़ा मिला ताकि यहाँ भी किसी मुसलमान को फिट करके मुसलमान एंगल दिया जा सके। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पीछे बीजेपी शुरू से लगी हुई है, वहाँ की सरकार गिराने के लिए। चाहे वो आपको पालगांव याद हो, पालगांव में 2 साधुओं की मॉब लिंचिंग करी थी आरएसएस वालों ने। 110 लोगों की लिए FIR हुई थी और सारे के सारे वो आरएसएस वाले, बीजेपी वाले थे। जहाँ साधुओं को मारा गया था, पुलिस के सामने मारा गया था और मीडिया दिखा रहा था देखो मुसलमानों ने मार दिया, मुसलमानों ने मार दिया। उसके बाद सोनिया गांधी ने मार दिया, सोनिया गांधी ने मार दिया। तो ये सारा ड्रामा रात तक आते आते बेनकाब हो गया था, क्योंकि महाराष्ट्र में इनकी हुकूमत नहीं है। महाराष्ट्र में जो है उद्धव शिवसेना की है, उद्धव ठाकरे की है और कांग्रेस सपोर्ट से है। तो वहाँ की हुकूमत में ये आराम से मछली बाजार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाकाम होते हैं। अब सुशांत सिंह राजपूत को लेकर आए, क्योंकि बिहार में इलेक्शन है। बिहार में जीतने के लिए इनके पास सिर्फ एक ही मुद्दा है ताकि बिहार में इलेक्शन लड़ सकें। आपको पता होगा, शायद सबको पता होगा, सुशांत सिंह राजपूत जो है वो बिहार से हैं। मैं सुशांत सिंह के अगेंस्ट नहीं हूँ, बहुत अच्छे इंसान थे। इवन सुशांत सिंह पे मैंने 2 वीडियो बनाई थी और दोनों लोकतंत्र पे पड़ी हुई हैं।
मैंने खुद कहा था कि उनका कत्ल करा गया। इतना लाइवली पर्सन खुदकुशी नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक दफ़ा बिहार जा रहे थे और आगे 2 लड़कियां जा रही थी। उन्होंने उन पर कोई कमेंट पास करा था, लड़कियों ने मुड़कर देखा था तो वो हैरान रह गई थी कि सुशांत सिंह राजपूत उनकी नज़रों के सामने था। तो एक जिंदा दिल आदमी खुदकुशी नहीं कर सकता। उनकी भी मॉब लिंचिंग करी गई या उनको इतना मजबूर करा गया कि वो मर गए। तो इसको कैश कराने के लिए फ़ौरन के फ़ौरन बीजेपी वालों ने 10-15 दिन बाद FIR करिए कर और कहा CBI इंक्वायरी होगी। और हमारी CBI, हमारी अदालतें देखिए फ़ौरन रेडी हो गई, हाँ भाई CBI इंक्वायरी होगी। तो मैं उन अदालतों से पूछती हूँ कि आपसे अखलाक की बीवी CBI से इंसाफ मांगती है तो क्यों सन्नाटा पसरा हुआ है। और अखलाक ही नहीं, मैं आपको बताती हूँ, अलीमुद्दीन जिनको मॉब लिंचिंग करके मारा गया, RSS वालों ने मारा, मिनहाज जिनकी मॉब लिंचिंग करके RSS वालों ने मारा, अखलाक जिनकी मॉब लिंचिंग हुई, अफराजुल जिनकी मॉब लिंचिंग हुई, अकबर जिनकी मॉब लिंचिंग हुई, रिसेंटली जुनैद की मॉब लिंचिंग हुई, पहलू खान जिनकी मॉब लिंचिंग हुई, तबरेज़ खान जिनकी गाय के नाम पर मॉब लिंचिंग हुई, और नामालूम कितने मासूम और मासूम लोग, मजलूम लोग थे जिनकी मॉब लिंचिंग हुई, जिनको मारा गया और बेगुनाह थे। क्या CBI ने उनकी इंक्वायरी करी? क्या हामी भरी? तो सुशांत सिंह राजपूत पर फ़ौरन हामी भरने के लिए कैसे तैयार हो गई? क्योंकि ये जितने भी ये लोग मैंने जिनका नाम लिया, तबरेज़, ये पहलू, जितने भी ये थे, ये जुनैद, क्या ये इंसान नहीं थे? क्या ये इंसान की श्रेणी में नहीं आते थे? क्या CBI पे सिर्फ हक़ जो है वो सेलिब्रिटी का है या सिर्फ BJP का है कि BJP जिसको कहेगी उसकी CBI इंक्वायरी होगी, जिसको नहीं कहेगी उसकी नहीं होगी? तो ये सवाल बनता है जो आपको पूछना चाहिए, अपने दिमाग में लाना चाहिए और सोचना चाहिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और हमारे साथ क्या हो रहा है। अब मैं आपको ले चलती हूँ प्रशांत भूषण की तरफ। प्रशांत भूषण बहुत एक अच्छे इंसान, और अगर आप जानते हो कि प्रशांत भूषण एक ईमानदार वकील है और बहुत कामयाब वकील है, और बड़े इनकी सरपरस्ती में जितने मुकदमे लड़े जाते थे वो जीतते थे। तो लेकिन ये BJP से हमेशा सवाल करते थे, तो BJP की नज़रों में हमेशा खटकते थे, BJP वाले इनके हमेशा दुश्मन रहते थे। अभी प्रशांत भूषण ने जब ये लॉकडाउन लग रहा था, जब सारी अदालतें बंद थी, जब पूरा भारत बंद था, हॉस्पिटल लॉक थे, होटल बंद थे, सड़कें लॉक थी, स्कूल बंद थे, कारोबार ठप थे, तो उस वक्त इन्होंने एक ट्वीट करा था। इन्होंने ट्वीट करा था, किसके लिए ट्वीट करा था? इन्होंने हमारे एक जज साहब के लिए ट्वीट करा था। इन्होंने कहा था, जो हमारे एक जज साहब थे जो 60-70 लाख की बाइक पर, 60-70 लाख की बाइक थी, बाइक का नाम था हार्ले डेविडसन नाम की एक बाइक थी, उस पर सवार थे, मास्क नहीं था और भीड़ में बैठे थे। ये उस वक्त की बात है जब पूरा भारत बंद था और जहां पर कोरोना काल का ड्रामा करा जा रहा था, और गरीबों को, दलितों को, मजदूरों को पुलिस दौड़ा कर मार रही थी मास्क न लगाने पर। कितने लोग मरे थे मास्क न लगाने पे, ये आपको भी पता है। कितने गरीबों को मारा गया था उस लॉकडाउन में, आप अभी भी नहीं भूले होंगे। अगर आप, और मैं आपसे कहती हूँ भूलना मत, सब याद रखा जाएगा। जब आपका दिमाग भूलने लगे तो प्लीज़ आप जाएं उन वीडियो को फिर देखें और अपने दिमाग को याद रखें कि आप पर ये जुल्म हुआ था, उन मजदूरों पर जुल्म हुआ था, उन भारतीयों पर जुल्म हुआ था, उन दलितों पर जुल्म हुआ था, हम पे जुल्म हुआ था। तो प्रशांत भूषण ने एक ट्वीट करा था ये, जो इनके मरोड़े उठने लगे, और इन्होंने कहा अब उन पर एक्शन लेने का वो हुआ है कि उन्होंने कहा कि प्रशांत भूषण ने जो है वो हमारे चीफ जस्टिस की तौहीन करी है, यानी हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की तौहीन करी है, यानी अब फ्रीडम ऑफ स्पीच भी ख़त्म हो रहा है। ये प्रशांत भूषण इनकी नज़रों में कब आए? प्रशांत भूषण ने 2008 में भी बोला था कि चीफ जस्टिस जो है हमारे भारत में 16 चीफ जस्टिस हैं, उनमें से 8 जो हैं वो करप्ट हैं, और उन्होंने विद प्रूफ बोला था, कहा था मैं करूँगा। अगर आपको पता हो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है सिविल कंटेम्प्ट। सिविल में ये होता है कि जब कोर्ट में कोई ये जो कोर्ट होती है, जब कोई फैसला दे, कोई भी फैसला दे, या तो कोई बंदा या कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई इंस्टीट्यूशन उसको लागू ना करने दे, उसके खिलाफ खड़ा हो जाए, इसको कहते हैं कि सिविल कंटेम्प्ट। यानी कि दूसरा होता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। तो क्रिमिनल में ये होता है जब अदालत चल रही हो कि कोई बंदा आकर, कोई गुंडा आकर, कोई मवाली आकर, या कोई हम आम नागरिक आकर अदालत की कार्रवाई में खलल डाले, वहाँ पर चिल्लम चिल्ली करे, वहाँ पर धमकियाँ दे या बंदूक लेकर घुस जाए, उसको क्रिमिनल कंटेम्प्ट कहते हैं। तो ये 2 कंटेम्प्ट होते हैं, और भूषण साहब जो इन दोनों कंटेम्प्ट में नहीं आते। उन्होंने एक जनरली एक ट्वीट करा था, कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी कि उन पर कार्रवाई हो, और उनको ऑफर दी जा रही है कि आप माफ़ी मांग लें। तो माफ़ी इंसान अपनी गलती के लिए मांगता है, माफ़ी जो है वो उसके लिए नहीं मांगता कि उसने कोई गलती नहीं करी और वो माफ़ी मांगे।
अभी एक नए नए बेचारे पालतू कुत्ते आए हैं, विकी कुमार नाम है उनका। पालतू कुत्ते भी मेरे उस पे आए हैं बेचारे, भगवा आतंकवादी मजबूर हैं, आ गए हैं मेरी पे गालियां देने। तो मैंने कहा, आपसे पहले भी कहा कि हमें इन जाफरानी गुंडों से इधर करके हमें भारत को बचाना है, क्योंकि ये वो पालतू कुत्ते हैं जिनको लगा दिया गया है पीछे। और ये आप कुत्ता पालते हैं, आपको भी पता होगा, जब हम कुत्ता पालते हैं तो हमारी रखवाली है, हमारी हिफाजत करता है। तो ये IT सेल के कुत्ते जो है, अभी आया है विनय कुमार करके आया है, विक्की कुमार विनय कुमार कर आया है, क्या नाम है, हाँ विकी कुमार कर आया है अभी। तो वो कुत्ता भौंक रहा है तो मुझे भी भौंकना कह रहा है। तो ये सारे पालतू कुत्ते हैं, तो ये वहीं की चाटुकारिता करेंगे और ये आपको डराएंगे, ये आपको धमकाएंगे, लेकिन आपको डरना नहीं है, क्योंकि ये सारे गोबर गंडेश हैं, इनको तमीज़ नहीं है, इनके दिमागों में गोबर भरा हुआ है। इनके अगर आप इनको नसें काट कर देखें तो वहाँ से गौ मूत्र, कुत्ते का मूत्र, सुअर का मूत्र निकलेगा, इंसानों वाली कोई हरकत नहीं मिलेगी। क्योंकि मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ कि ये इंसानों की औलाद है ही नहीं। विकी कुमार, तू इंसान की औलाद नहीं है, तुझे तो कोई माँ पैदा कर ही नहीं सकती, क्योंकि जो भी कमीना होगा, जो नफरतों की बात करेगा, उसको कोई माँ पैदा कर ही नहीं सकती। माँ तो ममता का खमीर होती है, ममता का खमीर होती है। माँ एक अपने अंदर एक समाज होती है, एक जन्नत होती है। तो वो कोई ऐसा आतंकवादी कोई ऐसा पैदा कर ही नहीं सकती जो नफरत बांटे। जितने भी नफरत बांटने वाले जाफरानी गुंडे हैं, आपको इनसे मुकाबला करना होगा। ये सारे के सारे लेबॉर्ट्री में तैयार हुए हैं, सारे के सारे नागपुर के हेड ऑफिस में तैयार हुए हैं। तो आपको इनका मुकाबला करना होगा, आपको इनको सबक सिखाना होगा, आपको इनकी ID खोलनी पड़ेगी। पहले इन पे कंप्लेन करिए, फिर इनको ब्लॉक मारिए। मुझे मालूम है ये चाटुकारी हैं सारे के सारे, एक एक आदमी 200 ID लेके बैठा है, लेकिन हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे। हम इन पे को ब्लॉक करते चले जाएंगे और इंशाल्लाह एक दिन हम जीतेंगे। और डॉक्टर कफील के लिए जिस तरह आप आवाज़ बने हुए हैं, जैसे आप IPS संजीव भट्ट के लिए मैंने आपसे बोला, आपको उनके लिए भी आवाज़ बनना चाहिए। आपको डॉक्टर अयूब के लिए भी आवाज़ बनना चाहिए। जितने भी सोशल एक्टिविस्ट उठे हैं, आपको उनके लिए भी आवाज़ बनना चाहिए। और आपको वो वाली चीज़ें भी बतानी चाहिए कि शाहीन बाग को BJP जो ड्रामा कर रही है, शाहीन बाग को जिस तरह ड्रामा करके पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रही है कि 2 चवन्नी चोर को, एक शहजाद अली आया, दूसरा तबस्सुम हुसैन आई और कह रही हम शाहीन बाग को लीड कर रहे थे। आपको बताना ये चवन्नी चोर जो थे, कोई शाहीन बाग लीड नहीं करे थे। ये वो चवन्नी चोर हैं कि हाँ शाहीन बाग में होंगे, लेकिन RSS के एजेंट बनकर होंगे और पल पल की खबर दे रहे होंगे। तो आपको बताना होगा कि शाहीन बाग जो था वो ये नहीं चला रहे थे, ये यहाँ पर अपने जज्बे से चल रहा था। यहाँ पर हिंदू चला रहे थे, मुसलमान चला रहे थे, दलित चला रहे थे, ईसाई चला रहे थे, सरदार चला रहे थे, आदिवासी चला रहे थे। शाहीन बाग को RSS वाले नहीं चला रहे थे। और ये बहुत चालाकी करी गई है इनके आपके साथ, ताकि ये दिखा सकें कि देखो हमने जितने लोग उठाए हैं, हमने कफील को उठाया है, वो मुजरिम है, वो NRC की वजह से नहीं उठाया। अगर हम NRC की वजह से उठाते तो हम ये ईमान फरोज, जो शहजाद अली चवन्नी चोर है, या तबस्सुम हुसैन चवन्नी चोर जैसे नेता हैं जिनको इनके इलाके की गली का कुत्ता नहीं जानता, आज वो स्ट्रीम मीडिया पर इतने पॉपुलर हो रहे हैं कि देखो शाहीन बाग को कोऑर्डिनेट करने वाले 2 लोग BJP में शामिल हुए। तो ये सिर्फ आपको फंसाने की राजनीति करी जा रही है ताकि आप इनमें उलझ जाएं। और ये BJP में चवन्नी चोर हैं, किसी कुत्ते बिल्ली की पोस्ट पे गए होंगे, जाहिर सी बात है कोई मिनिस्ट्री नहीं मिली होगी इन्हें, इनकी औकात कुत्ते वाली थी, कुत्ते वाली ही रहेगी, ये पालतू कुत्ते ही बन के गए होंगे। तो आपको बताना होगा कि शाहीन बाग जो था ये चवन्नी चोर नहीं चला रहे थे, ये RSS के एजेंट थे और RSS जाके मिल गए, ये RSS के एजेंट थे। और मैंने आपसे शुरू से कहा कि RSS एक सोच होती है, RSS कोई मज़हब नहीं होता। RSS ईमान को ख़रीदने का काम करती है कि कौन अपना ईमान बेचता है, चाहे वो नॉन मुस्लिम हो, चाहे वो सरदार हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वो मुसलमान हो। तो RSS एक सोच होती है जो पैसे से ईमान को ख़रीदती है। अब आप पर डिपेंड करता है कि किसका ईमान कितना सस्ता है, आप कितने में बिक जाते हैं। तो शहजाद अली भी ईमान फरोश था और ये तबस्सुम हुसैन भी ईमान फरोश थी जो बिक गए। ये शाहीन बाग को लीड नहीं कर रहे थे, ये आपके अंदर भ्रम पैदा करा जा रहा है ताकि शाहीन बाग को दोबारा फिर बदनाम करा जाए, दोबारा फिर टैग करा जाए और कहा जाए कि देखो शाहीन बाग भी हम ही चला रहे थे, ये हमारे वाले ही चला रहे थे। तो ये सारा का सारा एक पॉलिसी है जिसको आपको समझना होगा। इसमें उलझा के आपको देश के मुद्दों से, देश की उससे भटकाया जा रहा है और आपको भटकना नहीं है, आपको अवेयर होना पड़ेगा, इंटरनेशनल न्यूज़ सुननी पड़ेगी। और आप देखें कि चाइना क्या कर रहा है, चाइना के लिए भी आप अवेयर रहें कि चाइना हमारे साथ कर क्या रहा है। चाइना बहुत सारी जगह घेर चुका है और चाइनीज़ फ़ौज जो है वो बर्फ़ में चलने की बड़ी आदी होती है, तो सर्दियों में चाइना हमारे अंदर और घुसेगा। तो मैं अमन रिजवी आपसे इसी के साथ विदा लेती हूँ कि शुक्रिया, आपने मुझे अपना कीमती वक्त दिया।
अब मुझे सुना, मुझे इज्जत दी। इन पालतू नरभक्षियों के बारे में मैं बात नहीं कर रही, इन जाफरानी गुंडों के बारे में बात नहीं कर रही, मैं इन भगवा आतंकवादियों के बारे में बात नहीं करी। मैं उन लोगों को दिल से सलाम करती हूँ, हाथ जोड़ के उनका नमन करती हूँ उनको, जो मेरे नॉन मुस्लिम भाई हैं, कि वो मुझे आते हैं, मुझे सुनते हैं, मुझे इज्जत देते हैं, मुझे शेयर करते हैं, मुझे मिलियंस में मुझे सुनना पसंद करते हैं। और मैं वादा करती हूँ मैं आपकी लगातार इसी तरह आवाज़ बनी रहूँगी, क्योंकि मैं लड़ूंगी और जीतूंगी। मैं जीतने के लिए उसमें उतरी हूँ कि और इंशाल्लाह मैं जीतूंगी। मुझे आप सबकी सपोर्ट चाहिए, मुझे आप सबका साथ चाहिए, क्योंकि हम संविधान बचाने निकले हैं। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। तो मैं इसी के साथ आपसे अलविदा लूँगी कि इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा। जय भीम, जय संविधान। अल्लाह हाफिज़।